हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ का सोशल साइंस में सिविक्स सेक्शन लेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, लोकतंत्र और इसकी आवश्यकता क्या है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें ग्रोसरी दी गई है। तो फर्स्ट जो आपका डेफिनेशन है वो ये है कि डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी मीन्स क्या होता है? डिवाइन मीन्स होता है देवी, देवी अधिकारों का सिद्धांत। Many rulers in the 17th and the 18th century believed that कई जो शासक थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में वो ये विश्वास करते थे they had been destined by God to rule the people, कि वह भगवान के द्वारा चुने गए हैं शासन करने के लिए। मतलब भगवान ने उनको ये ताकत दे रखी है कि वो क्या करें, शासन करेंगे। रूल ऑफ लॉ, कानूनों का शासन। सुपरमेसी ऑफ लॉ मीन्स यहाँ पर कानून ही सबसे मेन है, सबसे ऊपर वही है। इट इज द बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यह आधारभूत है जो न्याय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए। नो पर्सन विल सफर अनलेस ही वाज वायलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी व्यक्ति को सफर नहीं होना होगा तब तक कि वो मतलब उस स्पेशल देश या मतलब स्टेट का कानून को वायलेट नहीं करता है, अदरवाइज मतलब उसको सफर नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसको हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ें तो द राइट्स गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन, जब ये अधिकार सारे जो वयस्क नागरिक हैं उनको दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस और सेक्स। इन डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, कास्ट के बगैर, मतलब कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन का कोई नहीं होगा और रेस का भी, और सेक्स यानी मतलब जेंडर, महिला और पुरुष। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18 साल से ऊपर सभी को वोट देने का अधिकार है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मीन्स होता है विधायिका। लॉ मेकिंग बॉडी होती है ये जो कानून बनाती है। ओके, हमारे देश में कानून जो बनाती है जो बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं। द पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं वो हमारे देश की यूनियन लेजिस्लेचर है, वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका कौन सी होती है? द बॉडी विच इम्प्लीमेंट लॉज, वह संस्था जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है। हमने देखा कि लेजिस्लेचर कानून बनाती है, अब उसको कानून को मतलब लागू करने वाला भी चाहिए, तो लागू करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मतलब आईएएस जो कलेक्टर होते हैं, ठीक है, आपके जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे जो वो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और हमारे देश के मतलब प्रशासन को चलाते हैं। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का मतलब होता है जो मार्जिन पे होते हैं, मीन्स जो एक मतलब सिरे पे खड़े होते हैं, लास्ट होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, जिनको मतलब वीकर सेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन भी कहा जाता है। दोज पीपल हु आर ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट एंड डू नॉट गेट द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट एज द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसे लोगों को हम मार्जिनल सेक्शन कहते हैं जिनको इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है कि वो उनका कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है और उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जो अपॉर्चुनिटी प्रिविलेज सेक्शन को मिलती है, यानी कि अमीरों को या हम कहें कि अपर कास्ट लोगों को, ठीक है, उनको जो मतलब अपॉर्चुनिटी अवसर मिलते हैं या उनको जो राइट्स मिलते हैं वो राइट्स इन लोगों को नहीं मिलते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हो सकते हैं। धर्म के हिसाब से अगर जहाँ पे मतलब मेजोरिटी है किसी धर्म की, तो वहाँ पर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कौन सा होगा? जो माइनॉरिटी में है, ठीक है। चलो अब कम टू द पॉइंट, हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सरकार का एक क्या है? फॉर्म है, इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जिसमें जो लोग बाग हैं, जनता जो है वो आज़ाद होकर मतलब पार्टिसिपेट करती, भागीदारी करती है किसमें? सरकारी इसमें गवर्नेंस में, सरकार चलाने में। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव होम गवर्न ऑन देयर बिहाफ, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब चुनते हैं। ओके, मतलब
जो भी प्रतिनिधि वो चुनना चाहते हैं, जिसके थ्रू मतलब वो अपने आप को मतलब गवर्न करवाना चाहते हैं उनकी तरफ से, तो वो उसे क्या करते हैं, खुद चुनते हैं। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो खुद चुनते हैं डेमोक्रेसी में। द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल। जो सरकार होती है वो जवाबदेही होती है, किसके प्रति, जनता के प्रति, यानी कि जनता को जवाब देना होता है सरकार को। फॉर ऑल इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज, भले ही उसके कोई सा भी उसने एक्ट किया हो, कोई भी कार्य किया हो, या कोई सी भी उसने नीति बनाई हो, इसके प्रति जिम्मेदारी मतलब इसके प्रति आंसरेबल हो, किसके लिए होती है, जनता के प्रति वो आंसरेबल होती है। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति, 16th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्होंने बहुत महान महान काम किए हैं। इन्होंने दास प्रथा खत्म की है, जिसमें मनुष्यों को मतलब जानवरों की तरह बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने एक बार कहा था, वंस ही सेड, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी जनता की, बाय द पीपल, जनता का, एंड फॉर द पीपल, जनता के लिए शासन, जनता का, जनता की, जनता के लिए शासन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी कहावत जो है वो मतलब इनकी जो ये सेइंग है काफी फेमस है, और इंग्लिश में भी। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप्ड इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। अब अगर हम बात करें ये जो डेमोक्रेसी की जो भावना है, या हम कहें कि वेरी स्पिरिट है, नोशन है, ये कहाँ से आया, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर बात करें, पश्चिमी संसार की, तो वहाँ पर ये डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ये डेवलप हुआ था ग्रीक सिटी में, जो आज हमारा ग्रीस है। ठीक है, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं। तो वहाँ पे एक सिटी थी, इसका नाम था एथेंस, सॉरी, जो कि 1000 BC यानी कि मतलब ईसा पूर्व पाई गई थी, और 323 ईसा पूर्व के बीच में ये पाई जाती थी। डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और दो शब्द क्या है, डेमोस, पहला शब्द क्या है, डेमोस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है किन दो शब्दों से डिराइव होके बना हुआ है। तो दो ग्रीक वर्ड है, पहला वर्ड है डेमोस, इसका मतलब होता है पीपल, और दूसरा वर्ड है क्रेशिया, इसका मतलब होता है रूल, यानी कि पीपल का रूल। इट डज मीन रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो लोगों के द्वारा शासन को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। समझ में आया। तो सिंपल है, डेमोक्रेसी इटसेल्फ डिस्क्राइब, ठीक है, कि वो क्या है। एथेंस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। अब देखो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें मतलब जनता जो है वो डायरेक्टली अपने नेता को चुनती है। मतलब इसमें सीक्रेट जो है वो इलेक्शन नहीं होते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये कानून आपको अच्छा है या नहीं है, आपको इसके लिए वोट देना है कि नहीं देना है। ठीक है, उसमें उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑल द फ्री सिटीजन विद द एक्सेप्शन ऑफ स्लेव्स, उस देश में मौजूद सारे जो मतलब फ्री सिटीजन थे, किनको छोड़कर, स्लेव्स को छोड़कर। स्लेव्स मीन्स क्या होता है, गुलाम। ठीक है, उस समय मतलब अफ्रीका के लोगों को गुलाम कहा जाता था। ठीक है, वुमेन्स, महिलाएं, और एलियन लिविंग इन द ग्रीस। अब एलियन मतलब विदेशी नहीं है, एलियन मतलब एलियन मतलब ये अंतरिक्ष के जीव नहीं है। एलियन मतलब है जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्रीस से बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनको मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। हैड द राइट टू मेक लॉज, उनको कानून बनाने का अधिकार था। बट इट वाज अ लिमिटेड डेमोक्रेसी, मीन्स ओनली फॉर फ्री सिटीजन। पर ये जो डेमोक्रेसी थी ये लिमिटेड लोगों के लिए थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो एक सेक्शन था, वुमेन्स थी, स्लेव्स थे, और जो एलियन लोग थे, उन लोगों को मतलब पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था। कुछ ही लोगों को मतलब अधिकार था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटेड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन है। ओके, पिक्चर में आप देख सकते हो। आगे, इन रोमन रिपब्लिक टू, रोमन रिपब्लिक में भी, जो कि इटली में हुआ, देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी कुछ एलिमेंट्स हमने देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द पब्लिक पोस्ट वर फिल्ड बाय इलेक्शन, इस रोमन रिपब्लिक में कुछ पब्लिक पोस्ट यानी सरकारी जो पद थे वो किसके द्वारा भरे जाते थे, इलेक्शन के द्वारा, मतलब चुनकर। रोम में कुछ सरकारी पोस्टों को किसके द्वारा भरा जाता था, इलेक्शन के द्वारा। इट वर द रोमन्स हु गेव द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म टू द वर्ल्ड, ये रोमन्स ही थे, मतलब रोम के रहने वाले, जिन्होंने संसार को कौन सा विचार दिया था, रिपब्लिकनिज्म, यानी कि गणतंत्रवादिता का जो नियम था या विचार था, वो किसके थ्रू आया था, रोमन्स के थ्रू आया था। ठीक है, आज हम देखते हैं हमारा इंडिया भी क्या है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है हमारी देश।
No ruler or dictator could dare assume a royal title such as king. रिपब्लिकनिज्म के अंतर्गत कोई भी रूलर हो या डिक्टेटर हो, रूलर मतलब शासक और डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, ठीक है, वो नहीं रख सकता रॉयल टाइटल जैसे कि राजा महाराजा, ठीक है, इस प्रकार का, क्योंकि रिपब्लिक कंट्री में जो हेड ऑफ द कंट्री होता है वो कौन होता है, इलेक्टेड पर्सन होता है, चुना हुआ व्यक्ति, न कि वंशानुगत होता है, ठीक है, हेरिडिटरी नहीं होता है। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के आधुनिक समय में, वी हैव ओनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारे पास में सिर्फ कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम डायरेक्टली किसी से पूछे और मतलब वो अपना वोट हैंड टू हैंड मतलब वहाँ पर बता दें, ठीक है। ऑल सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ फॉर देम, सभी नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो उनके लिए कानून बनाते हैं, न कि हम खुद जाके कानून बनाते हैं। आप बनाते हो कानून? नहीं बनाते हो ना, लेजिस्लेचर बनाता है, और लेजिस्लेचर कौन होता है, जिनको हम चुनते हैं। इट मीन्स मॉडर्न जो संसार है उसमें अधिकतर कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ओके। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कंट्री एंड ह्यूज पॉपुलेशन, साइज कंट्री की साइज बड़ी होने की वजह से और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में मॉडर्न जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो पॉसिबल है ही नहीं। द कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट डेवलप इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑल ऑफ अ सडन, ये जो डेमोक्रेसी का आइडिया है या कॉन्सेप्ट है, ये अचानक नहीं आ गया प्रेजेंट फॉर्म में, इसमें धीरे धीरे बदलाव है। जो आज हम डेमोक्रेसी देखते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई थी उस समय ये बिल्कुल अलग थी, इसमें बदलाव आए, चेंजेस आए, ठीक है, और आज हम इसको एक न्यू फॉर्म में देखते हैं। इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी। वेरियस रिवोल्यूशंस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेसी, कई जो रिवोल्यूशंस हुए, क्रांति हुई, ठीक है, जिसने मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया डेमोक्रेसी की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, बढ़ावे के लिए। अब वो क्या क्या थे, वो कौन कौन से मतलब रिवोल्यूशन थे जिसने मतलब डेमोक्रेसी को समृद्धि किया, ठीक है। तो पहला, द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? गौरवशाली। अब इसको गौरवशाली क्रांति क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है, वो बताऊंगा मैं आपको। गेव अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द किंग, इंग्लैंड की जो एब्सोल्यूट रूल था राजा का, जिसमें राजा के पास में एब्सोल्यूट पावर थी, उसको इसने एक बहुत तगड़ा झटका दिया इस क्रांति ने। इट इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, इसने वहाँ पर किसको लाकर स्थापित किया, कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को, शासन को मतलब उन्होंने लागू कर दिया, किसने, ग्लोरियस रिवोल्यूशन में, ठीक है। कहाँ पर? इंग्लैंड में। मालूम थे इंग्लैंड कहाँ पर है? यूरोप में। कहाँ पर है? यूरोप में। इंग्लैंड ने हमारे देश पर 2 सालों तक शासन किया था, ये तो मालूम है ना। It means that people would henceforth be governed by a set of known laws and not according to the wishes of the king. इसका मतलब है कि अब henceforth, अब से जो लोग हैं वो कानून के हिसाब से मतलब उनके ऊपर शासन होगा, ना कि मतलब किसी राजा की इच्छाओं के हिसाब से, ठीक है। द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द किंग टू द पार्लियामेंट, इस गौरवशाली क्रांति ने जो ताकत थी वो राजा के हाथों से लेकर किसको ट्रांसफर कर दी? पार्लियामेंट को। अब पावर किसके पास थी? संसद के पास में थी, ठीक है, पार्लियामेंट के पास में थी। तो इसे अब क्वेश्चन आता है कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर इस रिवोल्यूशन में विदाउट किसी ब्लड के ये रिवोल्यूशन हो गया था, मतलब एक बूंद तक इसमें नहीं गिरी थी। तो अब ये पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, पर ऐसा हुआ था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहते हैं। सेकंड है द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789। देखो, पहला रिवोल्यूशन 1688 में हुआ इंग्लैंड में, अब दूसरा रिवोल्यूशन हुआ 100 सालों के बाद 1789 में, ठीक है, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये फ्रांस में हुआ। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, अब ये जो विचार है, ये जो आइडियल्स है, आदर्श जो हैं लिबर्टी का, लिबर्टी मतलब आज़ादी का, इक्वलिटी मीन्स समानता का, ये सभी समान है, एंड फ्रेटर्निटी बंधुत्व का, ये जो आइडियल्स ये कहाँ से आए? ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से आए। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट डिड फ्रेंच रिवोल्यूशन गिव टू अस,
क्या हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिया, तो ये 3 आइडियाज दिए, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, याद रहेगा। इट गेव अ ब्लो टू द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, इसने जो देवी अधिकार का सिद्धांत था राजा का, उसको एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया। दिस रिवॉल्यूशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दैट वर प्रेजेंट इन द फ्रेंच सोसाइटी। ये जो रिवॉल्यूशन था ये किसके अगेंस्ट था, उस असमानता के जो उस समय के फ्रेंच सोसाइटी में हुआ करता था। फ्रेंच सोसाइटी में उस समय मतलब 3 तरह के मतलब स्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट में जो है वो मतलब आपके राजा महाराजा आते थे, ठीक है, राजा महाराजा और पादरी लोग आते थे। सेकंड में मतलब व्यापारी लोग आते थे। थर्ड में वो सभी लोग आ जाते थे जो कि गरीब हैं या मिडिल क्लास फैमिली के हैं। तो अधिकतर जो कर है उनको किनको देना पड़ता था, मैक्सिमम कर किसको देना पड़ता था, लगान या टैक्स थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, जो कि क्या था, सही नहीं था, ठीक है। वो उनके साथ में इक्विलिटी वाला काम नहीं हो रहा था, असमानता की बात थी, इसलिए उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। सून आफ्टर द रिवॉल्यूशन, जल्दी ही रिवॉल्यूशन के बाद मतलब जब क्रांति हुई 1789 में फ्रांस में, अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, एक संविधान बनाया गया, व्हिच गिव मेनी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट टू द फ्रेंच पीपल, जिसने वहाँ के जो नागरिक थे फ्रांस के, उनको कई तरह के मतलब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रदान किए। पॉलिटिकल राइट्स यानी कि वोट देने का अधिकार प्रदान किया उनको, ठीक है। सिविल राइट्स का मतलब सामाजिक अधिकार प्रदान किए उनको कि अब समाज में उनको क्या रहेगा, बराबर का हक मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन सिटीजन, जो संविधान उन्होंने बनाया था वो इस घोषणा के साथ ही शुरू होता है, किस घोषणा के साथ में, कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट, अधिकारों की घोषणा के साथ में, जो लोगों को दिए गए थे, जो नागरिकों को दिए गए थे। फ्रांस बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के बाद में जो फ्रांस था वो एक क्या बन चुका था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब लोकतांत्रिक गणतंत्र बन चुका था। हियर यू कैन सी द वर्ल्ड मैप, आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दे रखा है, तो आप देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, और ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम, इसको हम यूके भी बोलते हैं और इंग्लैंड भी बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में वैसे तो मतलब 3 देश आते हैं, ठीक है, आयरलैंड, नॉर्थन आयरलैंड आता है इसमें, इसमें जो है स्कॉटलैंड आता है, और इंग्लैंड आता है, और वेल्स भी आता है, ठीक। तो 4 देश आते हैं इसमें, आयरलैंड को बाद में मतलब जोड़ा गया था। तो यहाँ देखिए आप 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो चुका था राजा की बजाय। फिर हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, ये फ्रांस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि ये हुआ था 1789 में, 1789 में। इसने जो डिवाइन राइट थ्योरी थी उसको मतलब झटका दिया था, और 3 वर्ड हमें दिए थे, 3 आइडियाज दिए थे, एक का नाम, एक था लिबर्टी, ठीक है, दूसरा था इक्वलिटी, और तीसरा था फ्रेटर्निटी। उसके बाद में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो था मतलब ये रोम ऑफ ग्रीस के बारे में। तो ग्रीस जो है बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। रोम ने हमें रिपब्लिकेशन जो चीज़ थी उसको दिया था, उसकी उस आइडियोलॉजी को दिया था। फिर हम बात करते हैं यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर, आज जो आप रशिया देखते हो, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया, रूस जिसे हम बोलते हैं। उस समय 1990 जो 1 था, उस समय तक वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बाद में वो टूट गया और उससे मतलब 10-11 देश बन गए, वो बात अलग है। पर वहाँ पर भी एक मतलब रिवॉल्यूशन हुआ था, इसको हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1917 में। इसने समाज और सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दिया, क्योंकि वहाँ पर कैपिटलिस्टों का मतलब ज़्यादा प्रभाव हो गया था। तो वहाँ पर गरीब और अमीर ज़्यादा हो गए थे, मिल वर्कर्स को मतलब काम नहीं मिल रहा था, उनको मतलब उनके साथ में बहुत सारे प्रताड़ना हो रही थी उनके साथ में, ठीक है, उनको मतलब हताहत किया जा रहा था। तो वहाँ पर व्यक्ति हुए लेनिन और कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मतलब 1917 का मतलब जो है वो रिवॉल्यूशन करने में मदद की थी। फिर एक और जो मतलब रिवॉल्यूशन होता है उसका, उसको हम कहते हैं अमेरिकन वॉर। आपको मालूम है अमेरिका जो है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पर भी मतलब डेमोक्रेसी के लिए मतलब युद्ध हुआ, या हम कहें कि रिवॉल्यूशन हुआ। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हाईलाइटेड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसने मतलब सरकार है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है उसको हाईलाइट किया कि सरकार का काम क्या है, ठीक है। सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, सरकार आंसरेबल होती है, ठीक है, जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। यानी कि अगर आप
अकाउंटेबिलिटी मतलब कि वो वैधानिक है कि वो कर रही है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार बन गए तो आपके पास में यू हैव ऑल द पावर। बस आज हम मतलब यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस established the ideal that the government which did not work for the welfare of the people। अमेरिकन वॉर ने जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया था, इसने आइडिया दैट द गवर्नमेंट which did not work for the welfare of the people had no right to exist, उसने सरकार की अकाउंटेबिलिटी को मतलब स्टैब्लिश किया कि जो सरकार जनता के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी उसको कोई राइट नहीं है शासन करने का, वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सच ए गवर्नमेंट वुड बी थ्रोन आउट बाय द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट को मतलब जनता क्या कर सकती है, उखाड़ के फेंक सकती है, मतलब हटा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी की बात जब आती है तो वो कहाँ से मिली हमें, अमेरिकन रिवोल्यूशन से, रिवोल्यूशन ऑफ या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रशियन रिवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, इसने ये बताया कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, वाज ऑफ नो यूज विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी, वो तो होनी चाहिए पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर जनता को सामाजिक और आर्थिक समानता न मिले। अब आपका जो वर्क है, होमवर्क, वो ये है कि आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो कौन सी डेफिनेशन लिखोगे आप, अब्राहम लिंकन वाली जो डेफिनेशन थी हमने पढ़ी थी वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से बहुत सारे, हाँ स्टार्टिंग में भी है और बाद में भी है, दो तीन है, तीन चार डेफिनेशन रहेगी आपको लास्ट में, मतलब समरी में भी मिल जाएगी आपको डेफिनेशन, यू कैन फाइंड वेरेवर यू वांट, ओके। नेक्स्ट जो है वो आपको होमवर्क के रूप में ये करना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इसकी डेफिनेशन को मतलब लिखना है कॉपी में और याद करना है, ओके। और कुछ क्वेश्चन बनाना है अपने हिसाब से, अगर नहीं बनते तो आप यू कैन आस्क मी, ठीक है, कि किस प्रकार से कि उसका बर्थ प्लेस क्या है, 3 डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं सरकार के, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन जितने भी हमने पढ़ा है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।